Good evening, friends. I am Anita Kumare. Welcome to Political Classes. आज मैं 10th क्लास का पॉलिटिकल बताने जा रही हूँ, जो कि माध्यमिक आचार्य के लिए और जेटेड के लिए और TRF4 के लिए स्पेशल। आज से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। जो लोग TGT बिहार TRF4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है आज का क्लास। सत्ता की साझेदारी आज का टॉपिक है। देखते हैं क्या कहानी है सत्ता की साझेदारी में। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की बुनावट बहुत जटिल है। कहने का तात्पर्य ये है कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी उस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेल्जियम की कहानी क्या है? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्या है? यूरोप में है। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में है। क्षेत्रफल से ये क्या है? बेल्जियम हरियाणा राज्य से भी क्या है? छोटा है। और इनकी जो सीमाएं लगती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। कहाँ कहाँ से लगती है बेल्जियम की सीमाएं? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज की बुनावट बहुत जटिल है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है इस समाज का बुनावट क्या है? बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का देश की कुल आबादी का 59% यानी 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। अब यहाँ स्थिति क्या है? देश की कुल आबादी का 59% क्या होता है? फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भी बोलता है। शेष 40% क्या होता है? लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ? ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स है। कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है TRF4 के लिए, जो स्पेशल TGT के लिए जो भरे हैं उनके लिए क्वेश्चन इससे बनता है। 59% हिस्सा कहाँ बोलते हैं? फ्लेमिश बोलते हैं। 40% लोग कौन बोलते हैं? डच बोलते हैं। उसके बाद ब्रुसेल्स के कितने फीसदी लोग बोलते हैं? 80% लोग बोलते हैं। 20% लोग क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950-1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगे। अब क्या हुआ? जो कम संख्या वाले फ्रेंच भाषी लोग थे उन्हें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे, ताकतवर थे। लेकिन क्या हुआ कि आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग थे उन्हें क्या होने लगा? नाराजगी होने लगा, उन्हें गुस्सा आने लगा। इसके चलते 1950 और 1960 में क्या हुआ कि जो दशक में 1950 से 60 के दशक में जो फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह थे उनके बीच में तनाव बढ़ने लगे। जब तनाव बढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि जो भाषा बोली जाती है उस भाषा पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों समुदायों के टकराव के सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। मतलब जो फ्रेंच बोलते थे उसके 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच दोनों जो बोलते थे, दोनों फ्रेंच और डच में क्या हो गया? तनाव हो गया। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रुसेल्स पे पड़ा था, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर पड़ा था। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डच बोल इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे? तो डच थे। डच भाषा बोलने वाले लोग की संख्या कितनी थी? अपेक्षाकृत ज़्यादा थी।
लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर अल्पमत में थे। मतलब डच बोलने वाले की संख्या अधिक थी, पर धन के मामले में वे कमजोर थे। मतलब धन उनके पास ज्यादा नहीं था। इस तरह से अब देखिए, आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका द्वीपीय देश है। श्रीलंका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा द्वीपीय देश है, तो श्रीलंका क्या है, द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये श्रीलंका कहाँ पे स्थित है, द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी कितनी है, करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर, हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। मतलब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कहा जाए, ज्यादा समूह कहा जाए जातीय समूह, तो सबसे प्रमुख कौन है, जातीय समूह के लोग मतलब कौन है, श्रीलंका की आबादी से भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन है, सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। कितनी फीसदी है, 74% है। सिंहलियों मतलब श्रीलंका। फिर तमिल का नंबर आता है। सिंहलियों के बाद किसका नंबर आता है, तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। कितनी है, 18% है। और सिंहलियों यानी श्रीलंका की कितनी जनसंख्या है, कितनी फीसदी है, 74% है। उसके बाद फिर देखेंगे तमिल, तमिल का कितना है, तो 18% है। तमिलों में भी 2 समूह है, एक श्रीलंकाई मूल के और उसके बाद एक तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, यानी कि श्रीलंकाई मूल के तमिल और उसके बाद फिर क्या है, 13% है। श्रीलंकाई मूल के कितना है, 13% है। और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। अब यहाँ देखिए, श्रीलंकाई मूल में तमिल कितना है, 13% है। हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल से बागानों में काम करने के लिए भारत में आए थे, वे क्या हैं, लोगों की संतान है। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें। अब क्या कह रहा है कि श्रीलंका के नक्शा को देखिए, पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। मतलब कहाँ कहाँ है, तमिल कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं। अधिकतर यहाँ से भी क्वेश्चन बना कि सिंहली भाषी लोग जो है वो कौन कौन से भाषा को बोलने वाले ज्यादा हैं, तो बौद्ध है, बौद्ध भाषा को बोलने वाले। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है और कुछ क्या है, तमिल भाषा में बोलने वाले हिंदू है। कुछ मुसलमान श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कि क्या श्रीलंका जो है, मुसलमान श्रीलंका की आबादी ईसाई लोगों का हिस्सा है, जो क्या है 7% है। यहाँ पे श्रीलंका में सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोले जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बना कि श्रीलंका में इनमें से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है, तो सिंहली और तमिल, सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ देखिए स्थिति क्या है। अब देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। अब श्रीलंका की कहानी देखेंगे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इससे क्वेश्चन TRA 2 में पूछा गया था। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी इसी बीच में। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। यहीं से क्वेश्चन TRA 2 में पूछा गया था, TGT में, TRA 2 TGT बिहार BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी, पर ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन गलत दिया हुआ था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। ए में है 1949, बी में है 1946, सी में है 1956, लेकिन श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। फिर डी में है उपर्युक्त में से अधिक और इसमें है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जाएगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था, 1948 में। 1948 ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। BPSC TRA 2 का क्वेश्चन है और हो सकता है अगर फिर TRA 4 में पूछ दे, इसलिए मैं NCERT बुक को बहुत फोकस करती हूँ और आप लोग भी करिए, हमें सपोर्ट करें। देखिए क्वेश्चन साक्ष्य के साथ, किस वर्ष से श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। अब यहाँ देखिए,
सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए कहाँ, कब? 1948 में। तो ये ऑप्शन था ही नहीं। ये ऑप्शन है क्या? देखिए आप लोग, ये ऑप्शन नहीं है। देखिए किस वर्ष से श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो यहाँ देखिए 1949 है, 1946 है, 1956 है। और यह उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक तो होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ई जाएगा। ये TRA 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। हम क्वेश्चन लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं। अब देखिए सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रशस्ति के तरह कई कदम उठाए। अब यहाँ स्थिति क्या हो गया? अगर एग्जाम में पूछे कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था, तो 1948 में। यहाँ पे क्या होता है? सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक के बल पर शासन किया था। सिंहली समुदाय के लोग क्या किए थे? बहुसंख्यक बल पर शासन किए थे। और उसके बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सिंहली समुदाय को प्रभुसत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रशस्ति की तरह कई कदम उठाए। अब देखें यहाँ क्या स्थिति। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल के दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब देखिए हो सकता है बट TRA 4 में ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1956 में। अगर 1956 ऑप्शन ना रहे, 1956 ऑप्शन ना रहे और वहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन रहे, सब अलग अलग रहे, तो क्या मारेंगे? इनमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है अगर पूछ दे कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी क्या हो गई? चलिए एक नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता देने की नीति भी चली। सिंहली भाषा को नए संविधान बनाने के लिए कहा गया और बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा मिला। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें क्या बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। अब यहाँ कहानी क्या आ गया कि एक एक करके आए सरकारी फैसला श्रीलंकाई तमिल जो थी वो क्या हो गया? श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले थे नाराजगी वे उनमें क्या हो गया? नाराजगी पैदा हो गया और बेगानापन बढ़ने लगा। उसके बाद बौद्ध जो धर्मावलंबी लोग थे, सिंहलियों के नेतृत्व वाली जो सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर क्या होने लगे? असंवेदनशील होने लगे और संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है था। तो बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। मतलब बेल्जियम में डच भाषी लोग और अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग पर अपनी इच्छाएं क्या करने लगते थे? थोप देते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती थी। एक दूसरे पर थोप देते थे जिससे लड़ाई होने लगती थी। संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ संभव भी हो सकता था कि देश में बढ़ जाते, अलग अलग बढ़ जाते और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष पर अपना अपना क्या करते? दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज्यादा था। यानी कि सिंहली में आबादी, श्रीलंका में सिंहली आबादी क्या था? बहुत ज्यादा था। वे लोग मुल्क अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ, यानी बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं यहाँ क्या है। राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है, नौकरियों और फायदे व अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में क्या हो रहा है? एक दूसरे देश में क्या करने लगे हैं? नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ
कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। यानी जो तमिल भाषा बोलने वाले थे और सिंहली भाषा, उनमें क्या होने लगा, समुदाय के संबंध में ये संबंध बिगड़ने लगे। तो इससे ये श्रीलंका और बेल्जियम और श्रीलंका में सिंहली भाषा, तमिल और सिंहली भाषा में क्या क्या गड़बड़ी था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग की। अब देखिए श्रीलंकाई जो लोग थे, तमिल भी बोलते थे, उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक पार्टी बनाने में, तमिल भाषा को राजभाषा बनाने में, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने में, शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग करने लगे। अब लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब क्या हुआ यहाँ स्थिति कि जो तमिल की आबादी थी, उन्हें किसी चीज का उन्हें नहीं दिया जाने लगा और उन्हें नकारा जाने लगा। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग की। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है TRF 4 में पूछते कि श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग कब की गई थी। श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर कब किए, कितने दशक में किए गए थे, तो 1980 के दशक में किए गए थे। जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट आएंगे मैं बताते जाऊंगी। उसके बाद श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। क्या हो गया, श्रीलंका में दो समुदाय के बीच अगर झगड़ा होने लगा तो उन्हें टकराव के रूप में ले लिया और गृह युद्ध होने लगा। अब देखते हैं बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम की समझदारी क्या है वो देखिए। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब देखिए बेल्जियम के नेता लोग थे, आपस में क्या किए, फैसला किए कि श्रीलंका से हमें अलग होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970-1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। अब देखिए 1970-1993 के बीच की बात है। यहाँ पे क्या होने लगा कि उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए और उसके बाद कब किए, 1970 और 1993 के बीच में। उसके बाद देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं भी मतलब अतिथि के रूप में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको स्वागत ना हो, आपको अवहेलना किया जाए, बेगानेपन की जैसा व्यवहार किया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से बेल्जियम का समझदारी से काम लेने की बात आ गई और उन्होंने ये सारी मांगे कर बैठे और उन्होंने कहा कि वहाँ के देशों के किसी भी आदमी के साथ बेगानेपन नहीं होना है, यह एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियां लिए देखे बहुत सी की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है। संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई क्या होंगे, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोगों की मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। क्या हो गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं, अपने देश से दूसरे देश में जाने लगे हैं। उसके बाद क्या होने लगा, यहाँ पे बहुत सारी ये झगड़ा का रूप लेने लगा। उसके बाद लोग क्या होने लगे, परिवार से अपने मुल्क से भागने लगे, शरणार्थी के रूप लेने लगे। कई गुना ज़्यादा लोग की रोजी रोटी चौपट हो गए। उसके बाद आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। आपने 10वीं कक्षा का अर्थशास्त्र जरूर पढ़ा होगा, उसमें देखे होंगे आप लोग कि श्रीलंका का रिकॉर्ड क्या है, सबसे अच्छा है। किसके मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। और वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिकरण, संस्कृति और आर्थिक जीवन का काफी परेशानियां पैदा हुई है। 2009 में गृह युद्ध का अंत हो गया। अब देखिए गृह युद्ध का अंत कब हुआ श्रीलंका में, ये बेल्जियम में, तो श्रीलंका में 2009 में।
अगर एग्जाम में पूछे कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 2009 में। आज यहीं तक, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये बेल्जियम के बारे में, उनका समाज के बारे में। धन्यवाद।